स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कोलिजन। कोलिजन, तो जो हम लोग को अपने सिलेबस में कोलिजन पढ़ना है, कोलिजन को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज हेड ऑन कोलिजन, head on collision, and the other one is oblique collision. Oblique collision. हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन क्या लग रहा है नाम से? हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा? हेड ऑन कोलिजन फॉर एग्जांपल, सब लोग कैरम बोर्ड खेले होंगे, तो कैरम बोर्ड में मान लो अगर एक कॉइन यहाँ है, ये पॉकेट है, और तुमने स्ट्राइकर यहाँ रखा, तुम क्या करोगे? इसके सेंटर से, इसके सेंटर पे हिट करोगे तो ये ऐसा जाएगा, राइट? तो बेसिकली ये सेंटर टू सेंटर कोलिजन होता है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, बिल्कुल सामने में हिट करेगा। और अगर मान लो यही सिचुएशन, तुम्हारे पास एक कैरम बोर्ड है, ये पॉकेट है तुम्हारा, तुमको इस पॉकेट में कॉइन डालना है, और कॉइन यहाँ पे है, तो तुम कैसे हिट करोगे स्ट्राइकर से? इसके सेंटर पे हिट करोगे क्या, या नहीं कहीं सर, और हिट करोगे? नो सर। हाँ, हिट करोगे थोड़ा बाजू साइड में से, तो साइड में यहाँ हिट करोगे तो ये ऐसा जाएगा, जा सकता है, मतलब नॉट श्योर, बट ऐसा जाएगा, राइट? अब वो पॉकेट में जाएगा नहीं जाएगा वो तुम्हारे उस पर डिपेंड है कि कितना सही से हिट किए हो। तो दिस इज ऑब्लिक कोलिजन। सेंटर टू सेंटर मतलब सेंटर से सेंटर की तरफ हिट होगा बिल्कुल, और ऑब्लिक में थोड़ा एंगल पर होगा, फाइन। सेंटर टू सेंटर कोलिजन, इसको हम लोग वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन। राइट, कोई दिक्कत? फाइन। अब ये तो हम लोग का हो गया कोलिजन दो टाइप का, हेड ऑन एंड ऑब्लिक। इसके अलावा हम लोग और भी डिफाइन करते हैं, जैसे कोलिजन को और भी तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। दैट इज, ये सबने नोट कर लिया ना ऊपर वाला? यस सर। तो कोलिजन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। कोई भी कोलिजन हो, हेड ऑन या फिर ऑब्लिक, उसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। वन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, inelastic collision, inelastic collision, and perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision। तो क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन, ये सब क्या होता है? तो हम लोग कोलिजन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना एनर्जी मेरा लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी था, कोलिजन के टाइम कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, तो ऑन दैट बेसिस हमने तीन पार्ट में डिफाइन किया है। तो बेसिकली जब कोलिजन होता है तो देखो क्या होगा। मैं वन डी कोलिजन पे पहले फोकस कर रहा हूँ। वन डायमेंशन, नेक्स्ट हेडिंग दो, वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। मान लो ये बॉल है, ये v1 स्पीड से जा रहा था,
ये और एक और बॉल है, v2 स्पीड से जा रहा था, लेट्स से v2 इज लेस देन v1, तो क्या होगा? तो V1 टच करेगा, तो कोलाइड होगा। वो आगे जाके कोलाइड करेगा उससे। तो आफ्टर सम टाइम, मान लो दिस इज स्फीयर ए, दिस इज स्फीयर बी, तो स्फीयर ए आगे गया थोड़ा सा, और ये जाके स्फीयर बी को हिट करेगा, राइट? Yes, sir. एज अ रिजल्ट स्फीयर ए पे फोर्स पीछे लगेगा एंड स्फीयर बी पे फोर्स आगे लगेगा। तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, इन दोनों को मैं अगर सिस्टम मान लूं, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? 0। यस और नो? सो एफ एक्सटर्नल, क्योंकि वो दोनों फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हो तुम। These two forces are action reaction pair. These two forces are action reaction pair. तो अगर F external 0 है, इसका मतलब क्या होगा? Delta P is 0, or this implies momentum is conserved, right? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग mg लग रहा होगा, राइट? लेकिन mg वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, मैं x डायरेक्शन में बात कर लेता हूँ, तो मोमेंटम इज कंजर्व बोल दूंगा, राइट? लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोलिजन होगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए mg फोर्स इंपल्सिव तो है नहीं, तो mg फोर्स को हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे और मोमेंटम इज कंजर्व बोल देंगे वहां पे भी, बस थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में कोलिजन होगा, उस टाइम के लिए हम मोमेंटम कंजर्व बोलते हैं। सो हम लोग ऐसा बोलेंगे, कोलिजन ऑकर्स in very small interval, in very small interval of time, and in that interval, and in that interval we can say momentum will be conserved, momentum will be conserved. Okay, तो कोलिजन कोई भी टाइप का हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इन तीनों टाइप में मोमेंटम हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। सो अब तीनों को मैं ब्रॉडली डिवाइड कर देता हूँ। कोलिजन 3 टाइप का, इलास्टिक, इसी को हम लोग कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो मोमेंटम तीनों में कंजर्व होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व, विल बी कंजर्व। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम विल बी कंजर्व, और इसमें भी मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो कोई भी कोलिजन होगा, मोमेंटम हम लोग एक इक्वेशन हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा ही आएगा,
किसी को कोई दिक्कत? अभी तक सब कुछ बढ़िया? मेरी बात आ रही है ना? हाँ सर। ओके। आर्यन कौन सा पॉइंट? सर वो येलो कलर में लिखा था ना आपने लास्ट स्लाइड में। अच्छा, कोलिजन ऑकर्स इन वेरी स्मॉल डोमेन। डन सर। तो तीनों इक्वेशन में तुमको कैसा भी कोलिजन दे, मोमेंटम कंजर्व होगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज also conserved before and after the collision. Before and after the collision, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा कोलिजन। सेकेंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी, या फिर ऐसा लिख लो, काइनेटिक एनर्जी may or may not be conserved, may or may not be conserved, conserved before and after the collision, conserved before and after the collision. इसमें भी काइनेटिक एनर्जी may or may not be conserved, may or may not be conserved, again before and after the collision. इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। वहां पर अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल रहा है तो इस केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैं इसके बाद इस पे आता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस के लिए ई का वैल्यू होता है 1, इस केस के लिए ई का वैल्यू होता है 1 से 0 से 1 के बीच में, और इस केस के लिए ई का वैल्यू होता है 0। तो अभी तक बस एक नया टर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके बारे में देखते हैं। ये नोट कर लो पहले। सर हाँ, सर इन दोनों केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, सेकंड केस में नहीं है कुछ? सेकंड केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, एक में 0 है, एक में मैक्सिमम है, तो 0 से मैक्सिमम के बीच में कहीं पे कुछ लाई करेगा। ओके सर। वो वैल्यू ऑफ ई पे डिपेंड करेगा। वैल्यू ऑफ ई तुमको क्वेश्चन में दिया होगा। Then, तो बात है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। रेस्टिट्यूशन
दैट इज ई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन किए हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द collision upon velocity of approach before the collision। ऐसा हमने डिफाइन किया है, और इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर vs अपॉन va। फाइन। ओके, तो एक इक्वेशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आएगा। पहला इक्वेशन आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से कोई भी टाइप ऑफ कोलिजन हो, मोमेंटम विल बी कंजर्व। दूसरा इक्वेशन आएगा ई से। तो जैसे मान लो एक केस देखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये v1 स्पीड से जा रहा था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है v2 स्पीड से जा रहा है, लेट्स से v2 इज लेस देन v1, इसका मास है m1, इसका मास है m2। आफ्टर द कोलिजन लेट्स से ये v3 से जा रहा है एंड लेट्स से ये v4 से जा रहा है, m1 m2। एंड मुझे दिया हुआ है कि E इज इक्वल टू हाफ। तो हम लोग क्या क्या इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज m1v1 प्लस m2v2, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया डायरेक्टली, इज इक्वल्स टू m2v4। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लिया हूँ, तो m2v4 माइनस m1v3, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब बताओ, E इक्वल टू हाफ, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लेंगे, v4 minus v3। v4 माइनस v3। हाँ एक्चुअली देखो यहाँ पर v4, अगर मैं v3 को इधर लेता ना, इस डायरेक्शन में, तो फिर हो जाता v4 माइनस v3। लेकिन अभी क्या है, v4 plus v3। v4 प्लस v3। तो मैं इसलिए इस दोनों को डायरेक्शन अपोजिट माना हूँ, ताकि मैं डायरेक्टली दोनों को ऐड कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में, v3 प्लस v4। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 minus v1। v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, So V1 minus V2. v1 माइनस v2, v1 बड़ा है, तो मैं पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहा हूँ अप्रोच में भी और सेपरेशन में भी। तो हमें बस दो इक्वेशन मिलेगा, दो वेरिएबल है v1 v3 v4, हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नोट कर लो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन देते हैं।
सर ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक बार रिपीट कर दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है हम लोग डिफाइन किए हैं। सर ये कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। अच्छा बस यही वाला हाँ ऊपर वाला समझ में आया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन मतलब ये वाला सिचुएशन का बात कर रहा है। यस सर। तो एक ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है v3 से और एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है v4 से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? तुम अगर पीछे की तरफ जा रहे हो 3 से और तुम्हारा कोई फ्रेंड आगे जा रहा है 5 से, तो क्या लगेगा तुमको, उसका स्पीड कितना है? 8। 8। हाँ सर। बेसिकली दोनों को ऐड किया ना, हाँ सर। तो वैसे ही v3 प्लस v4 हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट? ओके सर, रिलेटिविटी इससे देखें। हाँ बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी है, और वहां पर v1 माइनस v2 पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहा है। फाइन। यस सर। अब देखो यहाँ पर v3 में ऐसा भी एज्यूम कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, कैसा भी एज्यूम करो। बस अगर मैं यहाँ इधर लेता तो चेंजेस क्या क्या होते हैं, ये जो मोमेंटम वाला इक्वेशन है यहाँ पे प्लस हो जाता, प्लस m1v3 आता, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी v4 माइनस v3 होता वहां पे। सर हाँ इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जो होते हैं वो पॉजिटिव रहना जरूरी है। हाँ पॉजिटिव लेना होगा क्योंकि ई तुम्हारा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो अगर तुम निगेटिव ले ओके लोगे सर। तो कैसे चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन 1, ये एक ब्लॉक है 3 kg का, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसके आगे एक ब्लॉक है 1 kg का, ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये दोनों कोलाइड करता है, गिवन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, find the velocity of the two block after the collision, find the velocity of two block and also the loss in kinetic energy if A say E is equals to 1, B E is equals to half, C E is equals to 0. सर हाँ एक मिनट ऊपर देखो। हाँ, और सर नहीं यहीं पे सर यहाँ पे M2V4 माइनस M3V3 क्यों लिया? M2V4 माइनस मास तो M1 ही है ना, मास तो चेंज कर जाएगा कोलिजन के कारण। सर तो अभी क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या लेना है कोलिशन के बाद? कुछ भी लो, तुमको उससे डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम गलत डायरेक्शन लोगे ना तो एक माइनस साइन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। तुमको जिधर मानने का मन है ना उधर मानो, जैसे मान लो 1 kg, अच्छा डेफिनेटली 3 kg पीछे रहेगा, 1 kg आगे रहेगा, राइट? 3 kg जो है वो 1 kg को 1 kg में से छेद करके आगे नहीं निकल जाएगा, 3 kg डेफिनेटली पीछे रहेगा। अब तुमको जिधर मानना है, 1 kg का v1 मानना है इधर, इसका v2 मानना है, ऐसे मान लो, या फिर उल्टा मान लो, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं v2 पीछे मानने का प्रेफर करता हूँ हमेशा, ऐसा।
हाँ मिताली, पहला इक्वेशन क्या बनेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन तो तीनों में होगा ना? यस सर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन क्या बनेगा? व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम? 6 5 प्लस 1, सर 6 + 1 इक्वल्स टू 6 प्लस 1 होगा ना, 6 + 1। हाँ 6 + 1 इक्वल टू 1 इंटू V1 माइनस 3 इंटू V2। 3 × V2, यस सर। तो 1 इंटू V1 माइनस 3V2। तो ये इक्वेशन तो मैं तीनों में यूज कर सकता हूँ। यस। यस सर। अब केस ए, E is 1। E is 1 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये 1 है। अप्रोच, यस। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? V1 + V2 V1 V1 प्लस + V2। V2। V1 प्लस V2 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? 1 1। एक 2 से जा रहा है, एक 1 से आगे जा रहा है। तो ये 2 वाला जो है वो 1 kg को 1 की स्पीड से अप्रोच कर रहा है। तो बस दूसरा इक्वेशन बन गया, V1 प्लस V2 इज 1। ये सेकेंड इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है हमारे पास V1 माइनस राइस ऑफ V2 इक्वल टू 7 फ्रॉम फर्स्ट। तो इन दोनों से हम लोग V1 V2 सॉल्व कर सकते हैं क्या? yes sir दोनों को माइनस कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये क्या बनेगा? V1 माइनस V1 तो जीरो हो गया। V2 प्लस 3V2, 4V2 इक्वल टू माइनस 6, और दिस इम्प्लाइज V2 इक्वल टू माइनस 1.5। और पहले सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करो तो V1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1, और दिस इम्प्लाइज V1 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1 कैसे आया? ये वाला ब्लॉक 2 से जा रहा है आगे और ये यस 1 सर। से जा रहा है आगे। तो एक 2 से आगे जा रहा है, एक 1 से आगे जा रहा है। 3 के जो क्या हाँ, लगेगा? यस सर, 1 समझा सर। 1 से, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमारे पास आया V2 इज माइनस 1.5। V2 मैंने किसका माना था? 3 kg का। तो 3 kg का जो स्पीड है इसको मैंने V2 माना था, और 1 kg के जो फाइनल स्पीड है इसको मैंने V1 माना था। V2 आया माइनस। माइनस का क्या मतलब है? जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो गलत है, उसके अपोजिट में होगा। और ये जो 1 kg का स्पीड है ये 2.5 हो जाएगा। फाइन। अब एक बार लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखो क्या आ रहा है। 0 जीरो। जीरो आना चाहिए, एक बार करके देखो आ रहा है क्या जीरो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ इनटू, ये 3 kg वाला 2 से मूव कर रहा 6। है, हाफ इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर। 6 आ रहा है ये। तो क्या आ नहीं जाएगा? सर, 6 ने वो स्टार्टिंग का बोला था। अच्छा तो ये आ जाएगा 6.5। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है? हाफ इंटू 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2.5 का स्क्वायर। ये देखो क्या बन रहा है? हाफ इंटू 3 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/4 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5/2, 25/4। तो एलसीएम 8 ले लेते हैं। 27 प्लस 25 दैट इज 52/8। तो 8 6 जा 48, 40, 8 5 जा 40। देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 0 आना भी चाहिए था।
क्योंकि E इक्वल टू 1 वाले केस में हमने देखा है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0। और इस कोलिजन को कौन सा कोलिजन बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट? यस सर। इलास्टिक कोलिजन। तो हो सकता है तुमको E इक्वल टू 1 ना दे के इलास्टिक कोलिजन बोल दें, तो इसका मतलब है E इक्वल टू 1 लेना। डन? यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट? सर डन। ओके। अब जो नेक्स्ट था E इक्वल टू हाफ, ये केस तुम लोग खुद से सॉल्व करना, होमवर्क। E इक्वल टू 0 सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। सी E इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास वही रहेगा, E इक्वल टू 0 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, दूसरा इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन। दोनों से इक्वेशन लिखो, देखो कुछ अच्छा चीज बन रहा होगा यहाँ पे। सर थोड़ा स्क्रॉल अप। डन सर। Okay. तो यहाँ पे P इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये तो हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है। क्या आएगा, 7 इक्वल टू V1 माइनस V2। इक्वेशन आएगा 7 इक्वल टू V1 माइनस V2। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज V1 प्लस V2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या हो गया, 0। इसका क्या मतलब हुआ, V1 प्लस V2 इज 0। और यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0। तो नोट करके एक चीज लिख लो, जब भी E 0 होगा, नोट, if E इक्वल टू 0, दिस implies वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा। दिस implies वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। इसका क्या मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि द टू ऑब्जेक्ट will stick together and move with a common velocity। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट चिपक गया है और दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, तभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा ना। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। तो जो हम लोग का सिचुएशन था यहाँ पे, जो हमारा सिचुएशन क्या था कि 3 और 1 kg है ना, 3 kg 2, 1 kg 1। इनिशियल सिचुएशन था कि ये 3 kg 3 से 3 kg 2 से
और 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। अगर E 0 है तो क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक ऐसे चिपक जाएगा, एज इफ मुझे ऐसा लगेगा कि दोनों स्टिक टुगेदर हो गया, और ये दोनों मिलके कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेगा, राइट? तभी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज 6 + 1 = 4v, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं v = 7/4 मीटर पर सेकेंड। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होमवर्क निकाल लेना। अच्छा, कांस्टेंट और कंजर्व में क्या डिफरेंस होता है? What's the difference between constant and conserve? Anyone? In all collision, yes, प्रणव, कोई भी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि देखे ना लोग कि जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना दूसरे पे फोर्स लग रहा है, तो F एक्सटर्नल इज 0। तो हमेशा हम लोग क्या एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से है। ओके, एक चीज लिख लो, कांस्टेंट और कंजर्व में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट मतलब वैल्यू इज सेम एट ऑल टाइम, वैल्यू इज सेम एट ऑल टाइम, कांस्टेंट का ये मतलब होता है। एंड कंजर्व मतलब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू इज सेम। राइट, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग वो टेबल बनाए हैं, वहां पे देखो क्या लिखा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा है, तो कंजर्व लिखा है मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होगा। बट जरूरी नहीं है कि बीच में किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, वो हो सकता है कि चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल जो क्या होता है, नेक्स्ट रीडिंग दो। तो अगर मैं एग्जैक्ट कोलिजन को देखूं कि क्या क्या हो रहा है, तो जैसे एक बॉल है, ये एक बॉल है, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ कोलिजन, कोलिजन ये हम लोग एक बार किए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब बॉल ड्रॉप किया था मैंने, ग्राउंड पे हिट किया था, वो फिर वो कॉम्प्रेस हुआ था, किसी को याद है? कॉम्प्रेस हुआ था, फिर कॉम्प्रेस होते तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हुआ था, फिर बॉल यस बाउंस सर। किया था, बहुत पहले किया था काइनेमैटिक्स के टाइम पे। तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, सेम सिचुएशन। मैं 4-5 फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो इसका स्पीड है v1, इसका स्पीड है v2, एंड v1 इज ग्रेटर देन v2। तो थोड़ी देर बाद आके ये दोनों बॉल टकराएगा। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे लैंड, ये दोनों बॉल आके टकराया। इसके बाद क्या होगा, दोनों बॉल कॉम्प्रेस होगा। तो जो मेरा पहला वाला बॉल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दूसरा वाला बॉल कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्रेस होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, दोनों बॉल ऐसा हो गया मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। फिगर अच्छे से नहीं बन रहा।
ऐसा कुछ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, फिर एक दूसरे को पुश करेगा बाहर की तरफ, तो वापस से थोड़ा कम कॉम्प्रेशन होगा, और फिर दोनों थोड़ी देर बाद अलग हो जाएगा। तो इन सारे इंटरवल में मतलब ऐसे मेरा कोलिजन स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है कि दो बॉल आता है, एक दूसरे को कॉम्प्रेस करता है थोड़ा सा। अब वो कॉम्प्रेस करेगा तो कभी तुम्हें स्माइली लेना, दोनों कॉम्प्रेस करना, तो क्या होगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, राइट? इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, अभी भी इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, और फिर अब धीरे धीरे फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर है, और मेरा जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी उतना ही एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। इनिशियल और फाइनल सेम होगा, हर इंस्टेंट पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, फाइन। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सिचुएशन कैसा होगा? सर एक मिनट रुकिए। ओके सर डन। अगर मैं इसको एक डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहूँ, मतलब डायरेक्टली स्टार्टिंग मिडिल और एंड, तो इनिशियल मेरा ये सिचुएशन था, ये एक बॉल है, ये इनिशियली ऐसा था, जस्ट कोलाइड होने वाला है, फिर आफ्टर सम टाइम ये बॉल यहाँ और ये यहाँ, ऐसा। तो ये हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेप, कि ये दोनों बॉल ऐसे एक दूसरे के साथ आ गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप। और फिर दोनों बॉल थोड़ी देर बाद वापस से अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ अलग हो गया फिर दोनों बॉल। तो यहाँ पर मान लो काइनेटिक एनर्जी के ई, यहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में है, तो मैक्सिमम के ई। फिर यहाँ पर जब इंटरमीडिएट स्टेप होगा, दोनों साथ में कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कॉमन वेलोसिटी मतलब इक्वल वेलोसिटी, तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये फील आ रहा है क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा, कि वो आके कॉम्प्रेस कर रहा होगा, जब दोनों साथ साथ मूव कर रहा होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट? यस सर। अब लास्ट वाले स्टेप में डिपेंड करेगा, अगर E इक्वल टू 1 हुआ तो वापस से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर हो जाएगा, के ई फाइनल इज इक्वल टू के ई इनिशियल। अगर 1 के बराबर हुआ तो, अगर 1 से कम हुआ तो फिर डिपेंड करेगा, कुछ और हो सकता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
इस स्टेप पे जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इंटरमीडिएट स्टेप। डन। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 10 kg, इसका मास है 20 kg। फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी that can be stored during the collision, during the collision। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एनर्जी किसी और फॉर्म में नहीं जा रहा है, इधर काइनेटिक या पोटेंशियल में ही है। लाइट, साउंड, ये सब में एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। Energy remains in the form of potential of and kinetic energy only, potential and kinetic only। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्या होगा? किसी का आया? हाँ हाँ, सिद्धार्थ क्या करेंगे? सिद्धार्थ कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को? प्रथम, कैसे सॉल्व किया जाए?
यस ये सर। देखो, हाँ कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? सर उसको जो है पहले दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये आ गया 416 5 80 प्लस 90, दैट इज 170 जूल। इनिशियल ये है। अब सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालने के बाद में दोनों को इक्वेट कर देंगे। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं ना अभी। हाँ सर, अच्छी है उसकी। तो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, राइट? तो मान लो कि यस। दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ये 30 kg का हो गया और ये v से मूव कर रहा है, तो v का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हाँ, v का वैल्यू कितना आएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हर इंस्टेंट पे f बैलेंस आउट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 4 40 प्लस 60। सो इनिशियल मोमेंटम was 40 plus 60, 40 plus 26 60 equal to 30v। तो v आ गया 100/30, that is 10/3 मीटर पर सेकेंड, राइट? कोई दिक्कत? अब v मिल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट इंटरमीडिएट स्टेप, के एट इंटरमीडिएट स्टेप, फाइनली इंटरमीडिएट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास हो गया 7 जैसा, मास हो गया 30, हाफ इंटू 30 हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर 10/3 का होल स्क्वायर, that is half into 30 into 100/9। तो ये क्या बन जाएगा? 15, 5 3 से काटो 5, 500/3। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो कहाँ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन के इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 170 minus 500/3। दैट इज 10/3 जूल। फाइन। इजी था, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट। अब जो हम लोग ये सॉल्व किए मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का वैल्यू यूज करके, उसको मैं पूरा एक एक फॉर्मेट में लेके आता हूँ अलग अलग मासेस के लिए कि सिचुएशन क्या होगा। ध्यान से समझना, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ फॉर इलास्टिक कोलिजन। मान लो एक ब्लॉक है ऑफ मास ma जो मूव कर रहा है विद स्पीड v है। इसके सामने दूसरा ब्लॉक रखा है mb
ये मूव कर रहा है विद स्पीड वीबी, इन दोनों का कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब E इक्वल टू 1, ये MA है, ये मान लो VA से मूव कर रहा है पीछे, V1 से मूव कर रहा है पीछे, और ये MB ये V2 से मूव कर रहा है पीछे। फाइंड V1 V2 in terms of MA VA MB VB। इक्वेशन क्या क्या आएगा? सर हाँ इसमें पहले मोमेंटम का है। इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके क्या बाद आएगा फिर मोमेंटम कंजर्वेशन? सर MAVA प्लस हाँ MPVB हाँ, इज इक्वल्स टू MAV1 प्लस MA MBV2। MB V2 तो ठीक है, बट माइनस MA V1, क्योंकि V1 पीछे मूव कर रहा है ना। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? सर दूसरा कनेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? V1 plus V2, right? And velocity of approach is VA minus VB। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करो V1 और V2 के लिए। तो एक काम करता हूं मैं, V1 को एलिमिनेट करता हूँ। V1 आ जाएगा VA माइनस VB माइनस V2। इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो V1 को। तो MA VA प्लस MB VB इज इक्वल्स टू MB V2 माइनस MA। V1 को पुट कर दिया VA माइनस VB माइनस V2। इसको सिंप्लीफाई करो, V2 को छोड़ के बाकी सारी चीज को एक साथ लेके आओ, तो ये बन जाएगा MA VA प्लस MB VB। इधर आएगा माइनस MA VA, तो इधर आ जाएगा प्लस MA VA, उधर आएगा प्लस MB VB MA VB, तो यहाँ आ गया माइनस MA VB इज इक्वल्स टू MB प्लस MA टाइम्स ऑफ V2, और ये बन जाएगा MA VA प्लस MA VA, दैट इज ट्वाइस ऑफ MA VA प्लस MB VB माइनस MA VB, तो MB माइनस MA टाइम्स ऑफ VB अपॉन MB प्लस MA, दैट इज MA प्लस MB इज इक्वल्स टू V2। तो थोड़े अच्छे से लिख देते हैं, तो V2 आ जाएगा मेरा 2MA अपॉन MA प्लस MB टाइम्स ऑफ VA प्लस MB माइनस MA अपॉन MA प्लस MB इंटू VB। तो V2 का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हो सकता है तुम्हारे बुक में प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर हो, क्योंकि मैं V1 को पीछे माना हूँ, तुम्हारा बुक हो सकता है V1 को आगे माना हो, तो प्लस माइनस में इधर उधर फर्क हो सकता है, जो बुक तुम रेफर करोगे। सिमिलरली V2 मिल गया, V1 फाइंड करने की कोशिश करो। ये फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, नहीं याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं है।
सर हाँ सर उसमें मतलब जो इलास्टिक कोलिजन वाला था प्रूफ, हाँ उसमें तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का यूज करके नहीं, वो इक्वल के थे। हाँ, तुम उसका भी यूज करके तुम ये इक्वेशन ला सकते हो। तुम इक्वल टू वन भी यूज करके इक्वेशन ला सकते हो, बट वो इक्वेशन जो है ना काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके, वो थोड़ा लेंदी जाता, इसलिए मैंने इक्वल टू वन यूज करके कर दिया। सर तो ये पेपर में भी कर सकते हैं? पेपर में तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब V1 क्या आ जाएगा? V1 इज VA माइनस VB माइनस V2। तो V1 इज VA माइनस VB माइनस V2। तो ये क्या बन जाएगा? VA माइनस VB माइनस 2 MA VA अपॉन MA प्लस MB माइनस MB माइनस MA अपॉन MA प्लस MB इंटू VB। एलसीएम ले लेते हैं MA प्लस MB को। MA प्लस MB एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा MA VA प्लस MB VB, सॉरी MA VA प्लस MB VA माइनस MA VB माइनस MB VB माइनस 2 MA VA माइनस MB VB प्लस MA VB। देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है। MA माइनस MA VB प्लस MA VB। सर MABA और -2 MABA। माइनस MA VA और माइनस 2 MA VA मिलके बन जाएगा माइनस MA VA, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। MB VB माइनस MB VB माइनस 2 MB VB, ये MB VB और ये वाला MB VB, और एक बच जाएगा प्लस MB VA अपॉन MA प्लस MB। तो ये बन जाएगा MB माइनस MA अपॉन MA प्लस MB टाइम्स ऑफ VA माइनस 2 MB अपॉन MA प्लस MB टाइम्स ऑफ VB। ये क्या बना मेरा? V1। इसको भी अगेन याद कर सकते हो तो याद कर लेना, बट ये केवल इलास्टिक कोलिजन के लिए है। सर हाँ सर V2 का दिखाना। हाँ, एक दिख रहा है क्लियर? डन।
अब देखो फायदा क्या हुआ ये काम करने का, इतना मुश्किल से हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए, इसका फायदा क्या हुआ? मैं इसको नीचे कॉपी पे कर रहा हूँ, ये V1 V2 के एक्सप्रेशन को। ये V2 का एक्सप्रेशन है और ये V1 का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं MB का बात करूं तो देखो क्या हो रहा है। इसको मैं इसको भी मैं ले जा रहा हूँ नीचे। ये मेरा V1 और V2 का एक्सप्रेशन है। अरे यार क्या चल रहा है? अब अगर मैं अलग अलग मासेस का बात करूं कि MA और MB इक्वल होगा, जो क्या सिचुएशन बनेगा? अगर मैं बोलूं MA और MB इक्वल है, ठीक है, तो जो मैं सिचुएशन क्या था, सिचुएशन वाज कि हमने ऐसा एज्यूम किया था कि एक मास है MA, ये मूव कर रहा है VA से, एक मास है MB, ये मूव कर रहा है VB से। ये हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग कंडीशन, राइट? यस सर। MA VA MB VB, और MA माना मैं पीछे की ओर V1 से और MB आगे की ओर V2 से। मैं फाइनल सिचुएशन ऐसा माना कि MA जो है वो पीछे की ओर मूव कर रहा है V1 से, और MB जो है वो आगे की ओर मूव कर रहा है V2 से। ये मैंने माना था, एंड E वाज 1। केस 1, अगर MA इक्वल टू MB हुआ, तो V2 क्या बन जाएगा? V2 बन जाएगा, ये टर्म क्या बन जाएगा? MA इक्वल टू MB को इक्वल टू M मान लो, तो वो क्या बन जाएगा? 2M अपॉन 2M, दैट इज 1। तो ये बन जाएगा VA, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0, राइट? यस और नो? मुझे फील आया नहीं आया? अगर MA और MB इक्वल हुआ तो ये MB माइनस M में 0 हो गया ना, Yes, sir. ठीक है? तो ये सीधा बन गया V2 इक्वल टू VA, और V1 क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0। 0 और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? VB by M. रुक जाओ, यहाँ पर कुछ मिस है, V1 में VB कुछ by मिस 2 है। V1 में यहाँ पे 2MB था, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने टाइम कुछ गड़बड़ हुआ VB. है, यहाँ पे 2 था, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस VB, राइट? माइनस VB बचेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार वापस से फिगर देखो, वापस से अगर मैं फिगर देखा, मैं फिगर को कॉपी कर रहा हूँ। तो वापस अगर मैं फिगर देखा, तो हमने क्या अज्यूम किया था? V1 का वैल्यू आया माइनस VB, राइट? V1 का वैल्यू आया माइनस VB, इसका मतलब क्या है कि ये इधर मूव कर रहा है विद स्पीड VB, और V2 का वैल्यू आया VA, इसका मतलब ये आगे मूव कर रहा है विद स्पीड VA। यस और नो? यस सर। क्या हुआ यहाँ पे? MA का जो वेलोसिटी था वो MB को मिल गया, और MB का वेलोसिटी MA को मिल गया, राइट? तो वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड। राइट?
सर डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। डायरेक्शन, हाँ। तो जैसे मान लो ऐसा ऐसा सिचुएशन हो ना कि मान लो तुमको पहले से ही फिगर दे रखा है, एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है, ये लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसा मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को इधर की ओर स्पीड मिल जाएगा 4, और इस 3 kg वाले ऑब्जेक्ट को इधर की ओर स्पीड मिल जाएगा 10। इस कोलिजन इज, सॉरी, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, ये भी 2 kg का हो और ये भी 2 kg का हो। अगर E इक्वल टू 1 है तो ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। सर लेकिन इसमें डायरेक्शन क्यों बदल क्या? सर इसमें डायरेक्शन क्यों चेंज हो गया? नहीं नहीं, इस ये मान लो ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ए बी, ए अब पीछे जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से और बी आगे जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। ओके वेलोसिटी मतलब विथ डायरेक्शन ना। ओके सर। Done? तो अगर E इक्वल टू 1 है, मास सेम है, तो मुझे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम लोग सीधा बोल देंगे कि वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज, राइट। देखो यहाँ पे क्या मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है या नहीं है? इनिशियल मोमेंटम वाज 20 माइनस 8, 12 है। फाइनल मोमेंटम भी देखो 20 माइनस 8, 12 है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 14, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी 14 है, तो इक्वल टू 1 भी वैलिड है। तो बिना कुछ सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो ये अपने बहुत काम का डेटा चीज है कि अगर दोनों मास इक्वल होगा तो वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज। यहाँ पर मैं लिख के हाईलाइट कर देता हूँ इसको, वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड। केस सेकेंड, अच्छा अब ऐसा सोचो, एक छोटा सा पार्टिकल आया, हमारे पास सिचुएशन ये था MAMB का, अब मान लो एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक ट्रक, उससे आके एक ऑब्जेक्ट टकराया, तो कुछ होगा कि नहीं होगा? एक एक पार्टिकल, एक 10 पार्टिकल आके ट्रक से टकरा गया, या एक बॉल आके ट्रक से टकराया, ट्रक को कुछ होगा? ये सर नो, नो सर। ट्रक के स्पीड में नहीं कुछ होगा। तो लेट्स से MA इज मच मच ग्रेटर देन MB, मतलब MA को ट्रक जैसा एज्यूम करो और MB को एक बॉल जैसा एज्यूम करो। तो हमारे पास V1 और V2 का ये इक्वेशन था, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो V1 और V2 का ये एक्सप्रेशन था। अब अगर ये देखो, अगर मेरा MA बहुत बड़ा है तो V2 क्या बन जाएगा? MA अगर बहुत बड़ा है तो इस क्वांटिटी को मैं 2MA लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर को MA लिख सकता हूँ, MA प्लस MB अप्रोक्सीमेटली MA। यस, तो ये क्या बन जाएगा? 2MA अपॉन MA। तो V2 बन गया 2VA प्लस MB माइनस MA को मैं माइनस MA लिख सकता हूँ, MB माइनस MA को मैं माइनस MA अपॉन MA लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस VB बन जाएगा। तो V2 का ये एक्सप्रेशन आ गया, एंड V1 का देखो, V1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा?
एम ए बहुत बड़ा है, तो एम बी माइनस एम ए, ये न्यूमरेटर वाला एम ए बन जाएगा माइनस एम ए, डिनोमिनेटर एम ए, तो ये बन जाएगा माइनस वी ए, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। एम ए प्लस एम बी को मैं एम ए लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एम बी अपॉन एम ए, क्या होगा ये टर्म, एम ए बहुत बड़ा है तो हाँ प्राची। सर टेंस टू हाँ, 0 जाना चाहिए। टेंस टू जीरो होगा, क्योंकि एम बी अपॉन बहुत बड़ा क्वांटिटी था तो जीरो, तो ये आ गया जीरो। दो सिचुएशन क्या बना, मेरे पास एक ब्लॉक था। सर हाँ बताओ। नीचे एम ए प्लस एम बी, क्या होगा हाँ नीचे V1 एम ए में? प्लस वी वन में, हाँ वी वन में पहला वाला टर्म। यस सर। हाँ तो पहला वाला टर्म क्या हुआ, ये देखो, एम ए प्लस एम बी को तुम एम ए लिख सकते हो, यस सर। और एम बी माइनस एम ए को क्या लिख सकते हो, माइनस एम ए। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम ए अपॉन एम ए इंटू वी ए, दैट इज माइनस वी ए। ओके सर। गॉट इट। यस सर। तो दो सिचुएशन क्या बना अपना, एक था एम ए, वो वी ए से ज्यादा था, एम बी वी बी से ज्यादा था, इसका फाइनल स्पीड मैंने वी वन एज्यूम किया था, और वी वन आया मुझे वी ए, माइनस वी आया तो मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, और इसका स्पीड आया ट्वाइस ऑफ वी ए माइनस वी बी। ऐसा होना भी चाहिए था क्या, कि अगर एम ए बहुत हेवी है तो उसके वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, ट्रक के वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इक्वेशन भी वही बता रहा है। और जो बॉल को अगर तुम ट्रक पर फेंको तो बॉल बाउंस करेगा ट्रक से। देखो बॉल सेम स्पीड से नहीं आ रहा है, ट्रक का एक वेलोसिटी का भी फर्क पड़ रहा है उस पर, उस बॉल पे, राइट। तुमने टकेसिस का आर्सेनल देखा है, यस सर। सबने, तुम लोग के टाइम आता था वो, मुझे लगता है बंद हो गया था बीच में। वो उसका जो वॉल वाला सीन होता था, वॉल में एक होल बना होता था, उसको उस आदमी को उसके बीच से घुसना होता था, वो वाला सीन देखा है, वो वाला जो गेम होता था। यस नो। सर कौन सा वाला? ऐसे एक वॉल वॉल मूव करता हुआ आता था आदमी की तरफ, उसमें एक छेद होता था, ऐसा वॉल मूव करते हुए आ रहा है, इसमें कोई पर्टिकुलर शेप में ऐसा शेप होता था Yes, खाली, sir, yes, sir. उस आदमी यस को इस सर। शेप में बेंड होना होता था और फिर क्रॉस करना होता था, याद आया। Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो भाई अगर वॉल, मान लो वॉल मूव कर रहा है, वो आदमी खड़ा है, तो क्या वॉल के स्पीड को आदमी से फर्क पड़ेगा, आदमी रोक सकता है क्या उस वॉल को, वॉल बहुत नो हेवी है सर। तो वॉल क्या करेगा, आदमी को लेके चला जाएगा अगर मूव कर रहा है काफी स्पीड से। तो सिमिलरली ट्रक के सामने जाके खड़ा कोई हो गया तो वो गया, राइट, तो उतना ज्यादा हेवी मास है कि वो अपने साथ लेके चला जाएगा। फाइन। नेक्स्ट केस थ्री। केस थ्री, एम बी इज मच मच ग्रेटर देन एम। अगर मान लो एक बॉल आके ट्रक को टकराया, ट्रक के साथ कुछ होगा, इस बार एम ए तुम्हारा बॉल जैसा है और एम बी जो है वो ट्रक जैसा है, तो एम बी को कुछ होगा, ट्रक को कुछ होगा नहीं, राइट। यस सर। एम बी वी टू, अगेन मैं एक्सप्रेशन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। एक बार ये सब चीज वापस से सोच लेना घर पे आराम से, फिर सोचना कि हाँ कैसे क्या जीरो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो केस टू, एम बी बहुत बड़ा है इस बार। केस थ्री, एम बी अगर बहुत बड़ा है तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, 0। दैट्स जीरो।
एम ए अपॉन एम बी, एम ए अपॉन एम बी दैट इज नेग्लिजिबल। ये वाला क्वांटिटी क्या होगा? VB। 1। Yes, एम बी अपॉन एम बी बनेगा दैट इज 1। तो V2 जो हो गया वो VB के बराबर हो गया। और V1 का बात करो तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगा? 1। तो ये बन गया VB VA। और ये क्वांटिटी क्या बनेगा? 0 0 क्यों? 1। 2 -2। एम बी अपॉन एम बी तो 1 हो गया ना, तो -2 टाइम्स ऑफ VB, राइट। तो देखो यहाँ Yes, पर sir। होना भी चाहिए था कि ये मेरा M1 MA है, ये V1 से जा रहा था, VA से जा रहा था, ये MB है, ये VB से जा रहा था। जस्ट आफ्टर द कोलिजन MA जो है वो V1 से जा रहा है, V1 इज VA माइनस 2VB। तो इधर की ओर VA माइनस 2VB, और MB को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये VB से जा रहा है। तो है भी, एक बॉल को तुम ट्रक पे फेंक दोगे तो ट्रक को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो रियल लाइफ से हम रिलेट कर सकते हैं, राइट। मैंने ये तुम लोग शायद ये V2 V1 का एक्सप्रेशन लिख पा रहे हो क्या इतना जल्दी जल्दी? एक बार नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेना क्लास के बाद समझ के। कोलिजन इजी है, बस मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास से इजी है। डन। सर हाँ सर MA पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कैसे होगा? नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे क्या आया था, बाकी जगह पे V1 जो था वो माइनस VA था, तो इसलिए मैं डायरेक्शन इधर लिया था। बट जो मैं स्टार्टिंग में एज्यूम किया हूँ V1 का डायरेक्शन, और यहाँ पर माइनस नहीं आया ना, तो मैं वही रहने दिया। अगर माइनस के साथ लिखो तो तुम लिख सकते हो कि MA का स्पीड इधर की ओर ट्वाइस ऑफ VB माइनस V1 होगा, ओके सर। ठीक है। डन। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? Why do we study ideal things when they are not in real life, day-to-day life, like ideal gas, elastic collision, etc. यार आइडियल चीजें बेसिकली क्या होता है ना, आइडियल चीजें तुम मतलब क्वेश्चन तुम्हारा आसान कर रहा है बेसिकली। अब तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि तुम मोशन पढ़े हो, बट कभी तुम क्रॉस करने टाइम सोचते हो क्या, रोड क्रॉस करने के टाइम कि ये ट्रक इतने स्पीड से आ रहा है, मैं इतने स्पीड से ट्रक क्रॉस कर सकता हूँ, तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ, ऐसा सोचते हो क्या? हाँ सर। ठीक है। तो चीजें मतलब इनफैक्ट कुछ भी चीज तुम जो पढ़ रहे हो ना वो यूज का एसेस तो नहीं है, बट उस पर बिल्डअप करते जाते हैं हम लोग। अच्छा ये पता होना चाहिए, इसके बाद ही हम लोग इसके आगे की चीज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग सारी जगह देखो, तुम एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर ही कर दिए हो, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है ना। सर तो पूरी फिजिक्स में मतलब नेग्लिजिबल एयर डिफरेंस पूरे एयर फिजिक्स में हम लोग, रेसिस्टेंस। हाँ पूरे फिजिक्स में हम लोग एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर किए हैं पूरी जगह। अब तो जब तुमने वो देखा था, अभिनव बिंद्रा जब जीता था, नहीं वो वाला सर। देखा था ओलंपिक? नहीं। तो जब आर्च वो होता है ना, किसमें जीता था वो, क्या बोलते हैं उसको, 100 मीटर शॉर्ट राइफल ऐसा कुछ था। तो उसमें उसके साथ ना एक तो शूटर होता है और एक और बंदा जाता है साथ में। उसका काम क्या होता है, वो सब कुछ कैलकुलेट करता है कि एयर के कारण क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीज क्या इफेक्ट होगा, वो सब चीज कैलकुलेट करके बताता है कि टारगेट से आप कितना दूर हिट कीजिए तो आपका टारगेट पे हिट होगा। तो वो सारे कैलकुलेशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अब तुम डायरेक्टली सोचोगे कि हाँ यहाँ मारना है और वहां मारोगे, तो एयर रेजिस्टेंस तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से एयर रेजिस्टेंस तुमने इग्नोर किया है, तो वो होगा नहीं।
ये चीजें थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग वो सब चीज कर रहे हैं. ओके प्रथम, Yes, sir. ठीक है. चलो फिर मैं स्लाइड्स भेज देता हूँ. जिनका स्लाइड्स थोड़ा बचा होगा अच्छा फास्ट किए हैं तो स्लाइड्स से नोट कर लेना. फिर सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हाँ मैं डालू. HCV में आगे क्या सॉल्व करे 28 तक हो गया सर. 28 तक हो गया. ओके एक मिनट. कोलिजन. आई थिंक पूरा कोलिजन पे ही है. कोलिजन में खत्म हुआ नहीं है. वेट एक मिनट. और कोई बुक से सेंटर ऑफ मास सॉल्व कर लो पहले तो. और कोई बुक ओके है? सर. सर झील की बुकलेट है. हाँ तो झील की बुकलेट सॉल्व करो फिर हम लोग कोलिजन तब तक सॉल्व करेंगे आगे. ठीक है. मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन उसके आगे कोलिजन पे ही है. कोलिजन हम लोग का 2 क्लास में खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास के बाद तुम सॉल्व कर सकते हो कोलिजन के. ओके सर. सर ओके. हाँ थर्सडे को कन्वेंट सेंटर में होना. थर्सडे को